अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने एंड किया था। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हमने पिछले 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और इनके हमने कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए थे और उनका मतलब जो उनके कॉन्सेप्ट बनते थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ना नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज़ ही डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे ताकि आपको एक-एक बात समझ आए। कभी-कभी इंसान को कुछ चीज़ें समझ में होती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं होती हैं। जो चीज़ें इंसान को समझ में नहीं होती हैं, वो भी इंसान को सीखनी चाहिए और कुछ हमें समझ तो आ जाती हैं लेकिन हमें एग्ज़ैक्ट उनका ना जब उनके एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो हमें करने नहीं आते। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। तो हमने पिछले ही वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एंट्रोपी किस प्रोसेस में जो है वो रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो हमने कहा था इसेंट्रोपिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। फिर हमने कहा था कि हर इसेंट्रोपिक जो रिएक्शन होता है उसको हम एडियाबैटिक तो कहते हैं, लेकिन हर एडियाबैटिक रिएक्शन को हम इसेंट्रोपिक नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो एमसीक्यूज़ में आंसर दिए हुए हैं वो आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक कौन से होते हैं? जिनमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक कौन से होते हैं? जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक कौन से होते हैं? जिनमें हीट कांस्टेंट होती है। और एडियाबैटिक को हम इसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। और इसको हम आइसोथर्मल को जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हर इसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो हम ऑप्शन लगाएँगे, वो हम क्या लगाएँगे? एडियाबैटिक, क्योंकि हमारे पास इसेंट्रोपिक का ऑप्शन नहीं है, वरना इसेंट्रोपिक ही लगाते। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज़ गिवन बाय। यहाँ पर इन सब की जो डायमेंशन है ना, वो काइनेटिक एनर्जी से नहीं मिलती है, जबकि ये जो सिर्फ़ ये वाला एमसीक्यूज़ है ना, मतलब आंसर जो है, इसका इसकी जो डायमेंशन है वो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन से मिलती है। यहाँ पर हमारे पास जो आर टी ओवर एन ए जो है ना, आर ओवर एन ए हमारे पास क्या होता है? बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट की डायमेंशन जो होती है वो हम पढ़ चुके हैं। हमने कहा एम एल की पावर 2 एल स्क्वायर और टाइम पावर -2 एंड पर केल्विन। केल्विन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो 3 RT/2 Na, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास R/Na, इसकी तो हमारे पास डायमेंशन हो गई ये, जबकि हमारे पास साथ में T भी है। तो T चूंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसकी डायमेंशन होगी केल्विन, राइट। तो यहाँ पर केल्विन प्लस, यहाँ पर केल्विन माइनस, तो एक दूसरे की डायमेंशन को कैंसिल कर देंगे तो k की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये डायमेंशन हमारे पास 3 RT/Na की हमारे पास जो डायमेंशन आ रही है वो ये आ रही है, राइट। मतलब ये चीज़ खत्म हो गई है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला आपको आता होगा। क्या होता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv², राइट। तो m v² मीटर, तो l की पावर 2 पर सेकंड। तो ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर बन जाएगा -2। तो ये दोनों डायमेंशनें देखें बिल्कुल सेम है, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा। तो इसकी हमने आंसर जो है वो डायमेंशन से निकालना है, राइट। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी of a per molecule of an ideal gas is given by 3/2 RT/Na. Boltzmann constant in term of universal constant and Avogadro's number is given by।
तो यहाँ पर चूँकि बोल्ट्ज़मैन की मैंने आपको अभी वो बताया है, फ़ॉर्मूला भी बताया है और मैंने आपको डायमेंशन भी बताई है। तो यहाँ पर भी हमने डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ही बताना है कि यहाँ पर हमारे पास कौन-सा जो है वो करेक्ट है ऑप्शन, राइट? तो हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो बोल्ट्ज़मैन रिलेशन है ना, बोल्ट्ज़मैन जो है उसका एवोगैड्रोस नंबर के साथ तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन जनरल गैस कांस्टेंट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। Which of the following properties of molecule of a gas is same for all the gases at a particular temperature? ये हमने properties of gas में पढ़ा हुआ है, अगर किसी को याद हो तो। हमने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मालिक्यूल, के मालिक्यूल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, गैस के मालिक्यूल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक मखसूस टेम्परेचर पर सेम रहे? तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अंदर। अभी भी आप प्रॉपर्टीज ऑफ गैस को सर्च करेंगे तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके पास आएगी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी याद करने वाला एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर आपको 273.16, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने याद रख लेना है। तो आगे आप खुद ही ऑप्शन ठीक लगा लेंगे। For a gas obeys Boyle's law, if the pressure is double, the volume become। तो यहाँ पर हमें ना बॉयल्स लॉ आना चाहिए कि बॉयल्स लॉ क्या था, क्या कहता है बॉयल्स लॉ। तो क्या कहता है बॉयल्स लॉ, किसी को पता है? यहाँ पर बॉयल्स लॉ जो है वो हम टाइप करती हूँ, मैं टाइप करती हूँ। अगर आपको बॉयल्स लॉ आता है तो डेफिनेटली आपने अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा, राइट? तो हमें जब चीज़ें आती होती हैं ना, तो वो हमसे 2 मिनट में सॉल्व होते हैं। जिन चीज़ों का कांसेप्ट नहीं होता ना, वो हमें चाहिए कि हम दूसरों से उनको इकट्ठा करें, उस कांसेप्ट को इकट्ठा करें, अपने आस-पास के लोगों से पूछें, अपने से रिलेटेड वीडियोज़ देखें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ पर फ़ोकस करें, जर्नल पर फ़ोकस करें, ताकि पता है पाकिस्तान में अब जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? चूँकि हर फ़ील्ड में सिफ़ारिश है, हर जगह सिफ़ारिश है। अब बड़े-बड़े लोगों के बच्चे इतने ज़्यादा, हर किसी के इतने बच्चे हैं कि ना इंसान की नौकरी लगना तो बहुत ही मुश्किल है, और बहुत ही लायक बच्चे भी घूम रहे हैं। हमारे साथ टॉपर्स होते हैं, हम बंदा सुनता है 2-3 साल बाद उनकी भी जॉब नहीं हुई होती। तो इंसान जब तक मेहनत यहाँ पर नहीं करता है ना, अनथक मेहनत, यानी कि ऐसी मेहनत कि जिसमें ना इंसान को ये ना लगे कि हाय मैं अब थक गया हूँ, तो अब मैंने जी नहीं करनी है अब तैयारी। या फिर अब मैंने बस बुक्स ये पढ़ ली थी, अब ये बस छोड़ देनी है। जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं ना उनकी हालत पर ही, तो ख़ैर है, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, फिर हम ना एक कमज़ोर मर्द की तरह, कमज़ोर औरत की तरह ही ज़िंदगी गुज़ारते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ना कम से कम अपने करियर को बनाने के लिए कोशिश तो करें ना, है ना? कोशिश करना हमारे हाथ में है, अब नौकरी अल्लाह ताला ही देगा। राइट? तो हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ पर मैंने P1 V1 लिखा है और P2 V2। सेकंड स्टेप में देखें, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, फॉर अ गैस ओबेइंग बॉयल्स लॉ इफ द प्रेशर इज डबल, अगर तो प्रेशर डबल है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखें, यानी हमने V2 फाइंड करना है। अगर मेरे पास यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मुझे लगता है मैं हमारे घर की लाइट ही चली गई है, तो इस वजह से ये टाइप ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ना नेट से निकाला हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर 2 P2 ऐड, तो यहाँ पर थोड़ा इसको आप आगे मूव करवाने में, घर की लाइट चली गई थी जिसकी वजह से ना वाईफाई ऑफ हो गया था, और मैं इंटरनेट से ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और इंटरनेट का ही मैं जो बोर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी इंटरनेट का ही है। तो यहाँ पर आगे देखें, मैंने अभी कहा है कि हम जो P2 है ना उसको क्या करेंगे, इक्वल टू पुट कर दें 2P1, यानी हमारे पास प्रेशर डबल हो गया है, राइट? प्रेशर अगर डबल हो गया है तो यहाँ पर हम P1V1 इज इक्वल टू 2P1V2।
राइट, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 2p2 है ये दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, जिस वजह से p1 कैंसिल, p1 और p1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ पर बच जाएगा v1/2 इज इक्वल टू v2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम हाफ हो गया। अगर प्रेशर डबल किया था हमने तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। P2 डबल हुआ था तो V2 हाफ हो गया। तो हमारे पास जो बॉयज लॉ है, चूंकि वो ये भी कहता है कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पीवी कांस्टेंट रहती है, तो अगर प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम हाफ होगा, तभी तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, राइट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 1/2। area enclosed by the curve ABCDA for a Carnot engine represent the work done by Carnot engine। वो कहते हैं कि एरिया जो कार्नॉट एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, कर्व एक हमारे पास है ABCDA। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक कर्व बनाते हैं। मुझे मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है जिसकी वजह से मुझे बनाने तो नहीं आएगी, लेकिन चलिए ये कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको ए का नाम दूं, ऊपर बी का नाम दें, इधर सी का नाम दे, इधर डी का नाम दें, तो हमारे पास ये एक कर्व है जो कि इनक्लोज्ड कर्व है। हमने कहा है कि ABCD और फिर से लास्ट में ए, ठीक है। तो हमारे पास अगर इस कर्व का जो एरिया है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कहता है कि किस वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व ABCDA फॉर अ कार्नोट इंजन रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय कार्नोट इंजन ड्यूरिंग वन साइकिल, राइट। क्योंकि ABCD और ए एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ है ना, AB फिर B से C से D से फिर A, तो एक ही साइकिल ही कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या ऑप्शन लगाएंगे, ड्यूरिंग वन साइकिल। एट व्हाट टेम्परेचर इज अ फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग इक्वल टू ट्वाइस दैट ऑफ द सेल्सियस स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। अक्सर बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं क्योंकि हम जहमत ही नहीं करते, हम कहते हैं कि ये तो सॉल्व करने वाला लग रहा है, इसको छोड़ो, कोई और लगाते हैं, राइट। ऐसे ही हम करके आते हैं ना, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ईजी होती हैं और हमें बहुत ही मुश्किल लग रही होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है सेल्सियस के साथ रिलेटेड है, जो वो क्या है, F = 9C डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, राइट, यही है ना। अब हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट को डबल करना है, ऐसा ही लिखा हुआ है। एट व्हाट टेम्परेचर इज अ फ़ारेनहाइट स्केल रीडिंग ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ सेल्सियस स्केल, यानी वो कहता है अगर F जो है वो डबल हो जाए सेल्सियस के, इज इक्वल टू, सॉरी, डबल हो जाए सेल्सियस के, तो यहाँ पर बस इस 2C को सब्सिट्यूट करें इस जगह पर, F वाली जगह पर, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। रुके, यहाँ पर अगर मैं ऐड करती हूँ 2C इज इक्वल टू 9C डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो यहाँ पर नेक्स्ट ये इस तरह से करके अब आगे आप मैथ्स थोड़ी बहुत तो आती होती है ना, तो वो आपने कर लेनी है। तो आपके पास आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा, 160, राइट, 160 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं आपको फुल भी करके दिखाती, लेकिन यहाँ पे मेरे से हो नहीं रहा, ये ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। यहाँ पर हम इस साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2C माइनस 9C डिवाइडेड बाय 5, राइट, इज इक्वल टू 32।
राइट? अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2s आर 10, 10 10 माइनस 9 सी ओवर सी ओवर 5, राइट? सी डिवाइडेड बाय 5 कुछ इस तरह से आ जाएगा, इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो सी इज इक्वल टू 3 5 2 जार 10 0 1 5 160 डिग्री सेल्सियस, राइट? इसकी आपको समझ हो सकता है, होपफुली आपको आज आ गई होगी। वैसे ये मुझे ना इतना इसको यूज़ करना नहीं आता, तो मैं आपको बस थोड़ा बहुत ही समझा पा रही हूँ। तो इसका ना ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो अक्सर एमसीक्यूज़ में बस मेरे समझाने का, इसको समझाने का ना मकसद ये था, क्योंकि मेरा था कि मैं आपको वैसे ही बता दूँगी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन मुझे इसको समझाने का यही मकसद था कि कितने आसान-आसान एमसीक्यूज़ होते हैं और हम लोग ये कह के छोड़ देते हैं, नहीं ये तो हमने पढ़ा हुआ ही नहीं है, ये तो रट्टे वाला एमसीक्यूज़ था, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं जो बहुत ही ईज़ी आए होते हैं, लेकिन हम इस यही बात कह के छोड़ देते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग थोड़ा-सा ना, इंसान अपने दिमाग पे ज़ोर डाले ना, तो इंसान को वो चीज़ याद आ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़रूर। स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीपी रेफर टू द गैस एट। तो एक्चुअली हमने जो बुक में पढ़ी है ना, ज़्यादातर जो बुक्स में लिखी होती है, वो ये लिखी होती है या फिर ये लिखी होती है। ऐसा ही है। 760 मिली 760 मिलीमीटर और 273 केल्विन। और हमने कहा हमने ये पढ़ा होता है कि 760 जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, ठीक है? तो ये दोनों अगर करेक्ट हैं, अगर ये ए, बी और सी ही करेक्ट हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये भी करेक्ट होगी ना, क्योंकि अब हम इनमें से तो एक नहीं लगा सकते, ये तो हमें दोनों ही लगानी है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आया हुआ है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये दोनों आपको पता है, अगर ये ठीक हैं, दो ऑप्शन ठीक हैं, तो फिर तीसरा ऑब्वियसली ठीक ही होगा, क्योंकि और ए बी सी तो दिया हुआ नहीं है, भाई बी सी करेक्ट है या फिर ए सी करेक्ट है या फिर इस तरह से तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपने ऑल ऑफ द अबव भी लगाना है। विच वन इज़ ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी? तो इंटरनल एनर्जी को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। ये ना, हमने ये भी कहा था कि ये स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होती है ना, इस वजह से। ये भी हमने कहा था कि ये प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। हर तरह की एनर्जी जो एसोसिएट है ना मॉलिक्यूल्स के साथ, ये उसको हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी है। ये स्टेट फंक्शन भी होती है क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होती है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर आप प्रॉपर्टीज़ के में जाके पढ़े ना, तो ये दोनों तो ये, बल्कि ये तो बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक एमसीक्यूज है, तो ये तो सबको ही आता होगा। ऑल आर करेक्ट, ठीक है? इसमें ऑप्शन ये करेक्ट है, नीचे वाला डी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो मुझे बताएं, मैं आपको किस तरह से मतलब इम्प्रूव करके समझाऊं, क्योंकि मुझे और कोई तरीका अच्छा नहीं मिला जिससे मैं आपको मतलब मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो मुझे अभी तक यही पता है तरीका। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और कोशिश किया करें हर जगह से ना नॉलेज लिया करें। आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, इतनी फ़िज़ूल हम बातें करते रहते हैं ना, वहाँ पे भी बैठ के ना डिस्कस करें। बस डिस्कस करते रहें, ये कैसे हो गया, ये चीज़ कैसे हो गई। इस इन चीज़ों से भी आपको आती हैं चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।